बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतें आज दूसरे रोज भी बंद रहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला समेत दीगर जजेस जो हैं वो कल अपने चैम्बर्स में मैसूर रहे। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, लेकिन रिएक्शन बहुत बड़ा था। सदारती ऑर्डिनेंस क्या है, ओपन बैलेट क्यों नामंजूर है और क्यों अपोजिशन इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि ओपन बैलेट होना चाहिए। और इसी के साथ साथ कशमाला तारिक साहिबा जो हैं अभी तक अपने ओहदे से बरतरफ क्यों ना हो सकी, असल कहानी क्या थी, अजलान गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, या मीडिया पे क्यों इल्जाम लगाया जा रहा था। इन तमाम चीजों पे बात करने के लिए आज हमारे पैनल में मौजूद होंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एनालिस्ट पैनल में हमारे साथ होंगे फयाज वड़ाई साहब, मियां अफजल साहब, और दीगर हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असम्बली हैं डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा, माहिर कानून दान सीनियर तजियाकार अहमद रजा कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और मेंबर यूथ असम्बली KPK से हमें ज्वाइन करेंगे सैयद शब्बीर शाह। जी डॉक्टर सीमी साहिबा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, बात की जाती है अगर वकला के एहतजाज के हवाले से, तो इस एहतजाज को आप किस तरह से देखती हैं, और जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई और चीफ जस्टिस को जिस तरह से महसूर किया गया, ये तमाम वाकया किस तरह से जाता है, और इस हवाले से हुकूमत इन चीज़ों पर किस तरह से एक्शन लेगी या इन लोगों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए ना, ये इन्होंने वकला गर्दी जो पहले कितने दफा सुन चुके हैं, उसका बहुत इन्होंने मुजाहरा कर दिया दोबारा से कल, जबकि इनकी इलीगल प्रॉपर्टी के ऊपर जो कब्जा हुआ था उसको गिराया गया। तो वकीलों ने अपना ये हमें पता करना है ये कौन लोग थे, किस की कैब पे ये कर रहे थे, इनके हो सकता है हम लोग इनके लाइसेंसेस भी सस्पेंड कर दिए जाएं, इनके भी कुछ, इन पे कोई ना कोई डेफिनेटली गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है जो कोई भी इलीगल प्रॉपर्टी अक्रॉस द बोर्ड आप देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी ने कब्जा किया हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, वो आपकी पार्टी से भी अगर बिलोंग करते होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी जी। देखिए आपने सिंध में आप देखिए वहाँ पे भी शोर मच गया, हमारी पार्टी के भी जो थे हलीम शेख साहब, उनके प्रॉपर्टी को भी गिराया जा रहा है, उनके भाई की। तो हम लोगों ने अब ये फैसला कर लिया है कि अब जो है कहते हैं ना रंग आमद बजंग आमद, ये लोग सीधी तरीके से मान नहीं रहे, इलीगल कब्जे किए हुए हैं। आखिर हमने आवाम की प्रॉपर्टी को खाली तो कराना है हमने, तो उसके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप अभी वकील उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ जो किया मेरे ख्याल में नहायत ही अफसोस की बात है, इंतहाई कंडेमेबल है ये बात, और इसके ऊपर गवर्नमेंट डेफिनेटली एक्शन लेगी। जैसे हमें पता चलेगा कौन लोग इन्वॉल्व थे, हम उनके लाइसेंसेस भी सस्पेंड कर सकते हैं, और भी कोई कार्रवाई जिस तरह भी होगी हमें मुनासिब समझेंगे वो जरूर होगी। क्योंकि कार्रवाई के हवाले से सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं, अभी तक कशमाला तारिक साहिबा के हवाले भी अगर देखा जाए तो कोई कार्रवाई होती भी नजर नहीं आई है। सदारती रेफरेंस भेजा जाएगा या भेजेंगे, फरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही थी, लेकिन अभी तक उस हवाले के ऊपर भी कोई पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आ रही। क्यों? देखिए जी, जरा थोड़ा बहुत टाइम तो लग जाता है, और वो हम लोग, लेकिन हमने इस पे सीमी साहिबा माजरत के साथ दिन दिहाड़े सरेआम 4 लोगों को मार दिया जाता है, और उसके ऊपर भी इस वक्त जिसे कहते हैं हुकूमत को या इंतजामिया को टाइम चाहिए। 50,000 रुपए के मचलके जमा करवा के वो अपने बेटे की जमानत करवा लेती हैं, और इंतजामिया जो है वो खामोश है, वो अपना सियासी असर रसूख अभी तक इस्तेमाल कर रही हैं। फिर क्या कहना ये बजा होगा कि कशमाला तारिक साहिबा जो हैं वो इतना असर रसूख रखती हैं कि गवर्नमेंट पे असरअंदाज हो सकती हैं वो? देखिए यही अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट पे असर अंदाज नहीं है, जो माफिया के साथ इन्होंने, जुडिशरी भी आजाद नहीं है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं रिफॉर्म्स करने की तरफ जा रहे हैं। हमें तो वो भी, क्योंकि हमारी मेजोरिटी नहीं है, हमें असेंबली से सेनेट से हमारे किसी तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही गवर्नमेंट को। माफिया ने एक जो है ना बहुत ज्यादा इनको जो है तंग करके रखा हुआ है, तो लेकिन इंशाल्लाह ताला देखिएगा इस पे जरूर कार्रवाई होगी। इनके हम इनको ऐसे नहीं छोड़ना, रेफरेंस की भी प्रिपरेशन हो रही है, वो भी इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि कोई ना कोई डेफिनेटली इन पे कार्रवाई होगी। जी अगर देर हमने इसको जस्टिस की कटहरे में इनको दूर लेकर आ दें। जी लास्ट में पूछना चाहूंगी, जब ओपन बैलेट की बात की जाती है तो ओपन बैलेट के ऊपर अपोजिशन क्यों नहीं इत्तेफाक कर रही, और अगर अपोजिशन इस बात पे इत्तेफाक नहीं करेगी तो ये कैसे मुमकिन है कि हाउस के अंदर ओपन बैलेट जो है वो इंतखाबात करवाए जा सकें? देखिए जी, हमने ऑर्डिनेंस तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा चुका है, ऑर्डिनेंस पे वो रिव्यू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसे भी जो भी फैसला देगी हमने जाहिर है उस पर अमल करना होगा। हम लोगों ने देखिए, मैं तो खुद हैरान हूँ कि पिछले हुकूमतों में ये दोनों पार्टीज खुद कहती थी कि ओपन होना चाहिए बैलेट, जबकि PTI ने जब ये बिल लेकर आए हैं तो इस पर शदीद मजम्मत मुखालफत की जा रही है। आखिर इन लोगों को क्या इनके दिल में चोर है? क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग और छांगा मांगा की सियासत को खत्म करना नहीं चाहते? हम लोग चाहते हैं कि जो भी आए अपने जमीर को का सौदे ना करें लोग,
क्योंकि इंसान बेसिकली कमजोर पैदा हुआ है और उन्होंने जो आदतें डाल दी, उन्होंने छांगा बस अफसोस इस बात का है डॉक्टर सीमी साहिबा कि आज तक हाउस के अंदर लोग बिकते रहे हैं, लोगों की कीमतें लगती रही हैं और ये सिलसिला जो है वो हमेशा से चला आता रहा है, ख्वाह वो हुकूमत की तरफ से किया जाता हुआ इकदाम हो या वो अपोजिशन की तरफ से किए जाने वाले इकदाम हो। जी बिल्कुल, देखिए ना, हमारे अपने पार्टी के 20 एमपीएस ने लास्ट सेनेट इलेक्शन में अपने जमीरों का सौदे कर दिए, क्योंकि अपोजिशन इसका सवाल पूछ रही है कि काफ लीग को आपने मुत्तफिक अगर किया है तो कैसे किया है और उनके नैब के केसेस कैसे खत्म हो गए, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि उनके नैब के केसेस खत्म हो गए? क्या चौधरी बरादरान के साथ कोई डील की थी इमरान खान साहब ने? बिल्कुल हर चीज नहीं, उनके नैब के केसेस किसी के खत्म नहीं हुए। आप देखिएगा सबके केसेस ऐसा ऐसा, जैसे क्योंकि इनके पास प्रोसिक्यूटर कम है, इससे केसेस में डिले हो जाता है, इसलिए खत्म कोई केस नहीं हुए। चाहे हमारी पार्टी से हो, काफ लीग से हो, सबके केसेस ऐसा ऐसा होंगे। हम यही जुडिशियल रिफॉर्म से ये भी चाह रहे थे कि नैब की जिस तरह समरीज भेजी जा चुकी है, नैब की अदालतें बढ़ाई जाए, उनके प्रोसिक्यूटर्स बढ़ाए जाए ताकि जल्दी और फैसला हो। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम चाहते हैं कि सबके केसेस होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है किसी की कोई ना हमें इख्तियार है कि हम किसी को माफ कर सके, ये तो सब इख्तियार नैब के पास है और नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। तो इंशाल्लाह से आप देखिएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कभी किसी का इस तरह पेश साथ नहीं दिया कि कोई करप्शन केस को छोड़ दिया जाए। ये नैब के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर है, इंशाल्लाह ताला सबको पकड़ होगी और हमने अब रियायत किसी को भी नहीं मिलेगी, किसी को रियायत नहीं मिलेगी। जिस तरह मैंने आपको बताया, हमने पार्टी से उनको बेदखल कर दिया गया जिन लोगों ने अपने वोट का सौदा किया। तो हम यही चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट और आजाद वोट हो ओपन सेनेट के थ्रू। मियां अफजल साहब, हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वकला की तहरीक के हवाले से। हमने देखा कि हमेशा से सिस्टम को अगर मफलूज किया जाता रहा तो सिस्टम बनाने वालों के हाथों ही सिस्टम हमेशा से यरगमाल रहा है। ये मेरा नहीं कहना, ये हिस्ट्री बता रही है। ज़िली इंतज़ामिया ने और CDA ने कार्रवाई की और जो सरकारी जगहों के ऊपर गैर कानूनी तरीके से दफातर बनाए थे वकला ने, जब उनको रिमूव किया जाता है तो वकला जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों ने इस तरह से मुजाहरा किया कि जिससे मालूम ही नहीं पड़ता था कि ये शहर के मुअज़्ज़ज़ वकला हैं। और फिर जिस तरह से उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्लाह जो हैं उनको महसूर किया और उनको 2-3 घंटे के लिए यहाँ पे महसूर रहना पड़ा और उनको इस वक्त प्रॉब्लम होगी। और आज भी इस्लामाबाद के अंदर जो है देखें हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, रेड जोन एरिया के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, उस सेक्टर में नहीं जा सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फायजा। असल में मैं इसको कहता हूँ कि ये साइना इस्लामाबाद हाई कोर्ट था कल का जो दिन गुजरा है, और सबसे बड़ी अदालत पे आप चर दौड़े हैं और फिर उनको अकसाने वाले कौन लोग थे? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि सिर्फ एक ही आपने FIR दर्ज करवा दी, 22 लोगों को उसमें नामजद कर दिया, गिरफ्तारी किसी की नहीं। 4 खवातीन शामिल हैं और बाकी मर्द। ठीक है, अब वो आप फुटेज देखें जो कल चल रही थी कि खवातीन इतने बड़े पत्थर जो है ना वो कहाँ पे मार रही हैं, जहाँ से उसकी रोजी रोटी चल रही है, जहाँ से वो उनके वेल विशर बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये साइना क्यों पेश आया, इसकी क्या वजह हुई, इसको किस तरह हुआ? अब वहाँ पे जो हैं जज साहबान, उन्होंने क्या किया कि आप के वो जो तजावजात जो थी उनके खिलाफ CDA को एक दरख्वास्त दी कि ये मेरे राइट लेफ्ट जो है जहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं, जहाँ से हमारी गुजरगाह है, वहाँ पे जो है वो तजावजात बनाई जा रही है, लिहाजा इसको आप जो है ना मूव करें। बिल्कुल ठीक है, जिस पे CDA ने जो है वो फौरी तौर पे तो नहीं, 2 दिन हो गए एप्लीकेशन को, फिर उन्होंने कार्रवाई की। जब कार्रवाई हो गई तो फिर इतना सीखपा होने की क्या ज़रूरत थी? कुछ यहाँ पे जो बैठे वो कमाई कर रहे हैं वकला, वो वहाँ पे कोई टैक्स दे रहे हैं। जितनी भी अक्रोचमेंट आप पहले देखें कि जो फुटबॉल स्टेडियम था वहाँ पे उन्होंने बताया, फिर उसके बाद फुटपाथों पे आ गए, जो फुटपाथ गुजरगाह होती है और किसी भी शरई तौर पे कानूनी तौर पे आप गुजरगाह को बंद नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि काला कोर्ट है आप इस पे जो है कुछ भी नहीं कर सकते, और वो हो गई, सारा कुछ हो गया। जब CDA, मैं तो कहता हूँ CDA को खराजत तहसील पेश करना चाहिए। उन्होंने एक बड़े माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया, तो और बड़े ऑपरेशन का फिर ये रिजल्ट निकला कि जो उनके सबसे बड़े प्रीमियम वहां पे बैठे थे अतर में नल्ला, उनको उन्होंने यरगमाल बना लिया। आप वो देखें ना, आप उनके फैसले, वो सिर्फ वो बताया जा रहा है कि 2 केसेस उन्होंने सिर्फ समाअत की थी और 2 केसेस के अलावा और कुछ नहीं हुआ था। फिर जब पता उनको चला कि एक बहुत बड़ा गिरोह जो है
वो वकला का इधर आ रहा जी। है, तो और जिस तरह वकला गर्दी की गई है, मैं तो उसकी भरपूर मजामत करता हूँ। अगर वही पे बात होगी, मैं लाहौर की भी अगर हम बात करेंगे तो आपको बहुत सारी गुजरगाहों से चलता है। ज़िला कचहरी की बात है, सिर्फ 5,000 रुपए पे ज़िला कचहरी की जितनी भी आपकी जो स्टैंड है, जितनी गाड़ियां थी, ये वकला ने अपने बंदे रखे हुए हैं, वो जाके करते हैं, वो कलेक्शन करते हैं। अगर अवाने अदल की हम बात करेंगे, सड़क पे पहले उनको एक किस्सा रोड लगाने मुख्तसर की ये इजाजत हुआ थी। मियां अफजल ठीक है। साहब के कानून बनाने वाले, कानून सिखाने वाले, कानून पढ़ाने वाले खुद ही कानून का गलत मतलब आप इस्तेमाल देख करते लें हुए ना, दिखाई दिए गए। इनमें मैं तो ये ठीक। कहता हूँ जिस तरह माजी में इनकी जाली डिग्रियां पकड़ी गई थी, उनके आज खिलाफ भी भी आज कार्रवाई भी होनी जारी चाहिए। डिग्रियों का स्कैंडल हाँ, चल रहा है। बड़े बिल्कुल बड़े चल रहा है। मुअज़्ज़िज़ जायज साहिबान भी उस स्कैंडल की जद में आते हुए नजर आते हैं। फयाज उड़ाई साहब, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, वो लोग जो माशरे के अंदर लोगों के अंदर तमीज का फर्क जो है वो सिखाते हैं लोगों को गलत और सही के दरमियान, वही लोग जब इस तरह का रवैया अपना माशरे के सामने लेकर आते हैं तो इस रवैये को आप किस तरह से देखते हैं? और बिलखुसूस वकला जो उनका रवैया रहा है, तोड़ फोड़ की गई, और जिस तरह से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को मैसूर करने की कोशिश की गई, एजेंडा क्या था? मारना चाहते थे। अगर वो अपने आप को सिक्योर ना कर पाते, सिक्योरिटी बर वक्त अगर काम ना करती, तो हालात और भी संगीन हो सकते थे। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए फ़ायदा, जो वकला है ना, जी वकीलों के बारे में ये कहूँगा कि ये पूरी एक पॉलिटिकल टीम होती है। जी ये वकील जो है ना, आप किसी भी ज़िले में देख लें, बड़े शहरों में देख लें, छोटे शहरों में देख लें, इनकी एक प्रॉपर तंजीम होती है ना। जी और ये इलेक्शन लड़ते हैं, इनके इलेक्शन की एक्टिविटी सारा साल चलती है। जी एक दिन इनका इलेक्शन ख़त्म होता है, दूसरे दिन इनका दोबारा इलेक्शन शुरू हो जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका ये मकसद होता है, जो उनकी तंजीमें बनती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बाहर की जो तंजीमें हैं, वो अपने साथियों को प्रोटेक्शन देती हैं, जायज़ और नाजायज़, क्योंकि सही। उन्होंने वोट लेने होते हैं। और बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से उनका एक रूल है कि हर साल इलेक्शन होते हैं जी और उन्हें अपने वकला के वोट लेने होते हैं। और इन वोट के लेने के लिए वो उन्हें हर तरह से सेव करते हैं, उनकी जायज़ बातों को भी और उनकी नाजायज़ बातों को भी। ये तो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है। हर जगह पे आप देखें कि एक थानेदार अगर छोटे से किसी वकील की बात नहीं मानता, गलत बात नहीं मानता, तो पूरी बार खड़ी हो जाती है उसके साथ। और बाज़ ज़िलों में बड़ी वाज़िम मिसालें हैं कि एसपी तक के लोगों को, डीआईजी के तक के लोगों को इन्होंने मजबूर कर दिया है बाहर ने, कि वो किसी गलत काम को अगर किसी करने से इनकार दिया तो उसका सांस लेना बंद कर दिया है। तो इसी तरह ये जो चैम्बर्स बनाते हैं, दूसरी चीज़ें जो वकला के हवाले से जो कचहरी में होती हैं, मजाल है किसी की, मेरे दोस्त साथी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि मजाल है किसी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की या किसी कानून नाफज करने वाले इदारे की, उनके खिलाफ इलेक्शन ले। तो ये जो कल का वाक़या है, ये बिल्कुल उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि उन्होंने, उनका कानूनी थे या कानूनी नहीं थे। और एक बड़ी अच्छी बात अतर मिनल्ला साहब ने कही, उन्होंने कहा भाई आप मेरे पास आते, आप जब भी मेरे पास आए, आपने कानून की बात की, आपने हक की बात किया, तो मुझे बताएंगे कौन सा मौका है कि मैंने आपका साथ नहीं दिया। तो ये जो जिस तरह उन्होंने, मैं समझता हूँ ये तो अभी वो शायद हक पे नहीं थे या नहीं थे, अगर वो हक पे भी थे तो ये रवैया बिल्कुल उनको इख्तियार नहीं करना चाहिए था। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अहमद रजा कसूरी साहब, माहिर कानूनदान, सीनियर तजियाकार। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे आप, आपकी तरफ फिर दोबारा से आते हैं। जैसे फयाज राय साहब ने कहा, जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कल इस्लामाबाद में क्या हुआ? आप खुद माशाल्लाह से कानूनदान हैं, कानून आप लोग बनाते हैं, सिखाते हैं, लोगों में तमीज का फर्क, जो एक वो कहते हैं ना कि अच्छे बुरे की तमीज आप लोग बिल्ड करते हैं। और जब इस तरह की कार्रवाइयां देखने को नजर आती हैं, वो भी वफाकी दारुल हुकूमत में, तो इस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? ये कोई एजेंडे के तहत काम किया गया था? इसके पीछे की असल कहानी क्या थी? या सही मानों में जो उनके खिलाफ तजावुजात का ऑपरेशन किया गया था, ये उसके ऊपर के रिएक्शन था? असल में अगर आप इस सारे मसले की जड़ पर जाएं, जी आपको नजर आएगा कि ये सारा जो कल्चर डेवलप हुआ, ये चौधरी इफ्तिखार के जमाने में हुआ। और ये तोहफा चौधरी इफ्तिखार छोड़ गया है, जिसको सही करने में मेरे ख्याल अभी काफी वक्त लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रेंड सेट हुआ, ये कि जो लॉयर्स जो थे तो वो चौधरी इफ्तिखार जो था वो इन चीजों को इनकरेज करता था, और वो सारी चीजें उस जमाने में हुई। दूसरी वजह यह है कि गली गली में लॉ कॉलेज खुल गया है,
देयर आर मशरूम ग्रोथ ऑफ लॉ कॉलेजेस। जी। जब हमने लॉ किया तो पूरे पंजाब में एक लॉ कॉलेज होता था, दैट वाज अ यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, जी। और वहाँ जो दाखला मिलता था वो अपना मेरिट पर मिलता था जी। तो इसलिए थोड़े लॉयर्स जो होते थे वहां से फार्ग तहसील होकर निकलते थे और वो फिर अपने आप ये कहना चाह रहे हैं मेरिट पे आने वाले लॉयर्स होते थे और वो सही मानों में पढ़कर आए हुए लोग होते थे। आज पढ़ के जेरी आए डिग्री थे। स्कैंडल भी चल रहा है जी। लॉयर्स का। तो चीज ये है कि ये जो कुछ हुआ दिस वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए था। और मैं तो समझता हूँ कि माय हेड हैंग्स इन शेम कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन जिसने कि मुल्क के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा किया, जिसने अल्लामा इकबाल पैदा किया, और बहुत बड़े बड़े लोग इस प्रोफेशन से पैदा हुए। इट्स ए प्रोफेशन ऑफ जेंटलमैन, इट्स ए प्रोफेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अब हुआ ये है कि जितने भी डिसमिस्ड हेड कांस्टेबल, थानेदार, अपना हेड क्लर्क्स, वो सब ने लॉ करके वो सारे बन गए लॉयर्स। तो वो बेसिकली उनका जो टेम्परामेंट है वो अभी भी ASI वाला है। तो अब उनको आप ये समझें कि वो लॉ की डिग्री लेने के बाद they will behave like a gentleman is expecting too much। कसूरी साहब, फिर यहाँ पर तो बहुत सारे सवाल आते हैं, इन लोगों के खिलाफ क्या फैसला किया जाएगा? अगर फैसला कोई किया जाता भी है तो फिर क्या पूरे पाकिस्तान की वकला बरादरी इत्तेहाद करते हुए सड़कों पर नजर तो नहीं आएगी जैसे अमूमन होता है? बात यह है कि जब आपने फैसले करने हो तो फिर आप परवाह नहीं करते कि कौन सी बरादरी है। स्टेट फैसला करेगी इनके खिलाफ, कानूनी तौर पे कार्रवाई होगी। मैं आपके सामने हूँ, पूरा पाकिस्तान जो था, वकील पाकिस्तान के थे, वो चौधरी इफ्तिखार से उसके झूठे दावों के साथ जुड़े हुए थे। जमहूरियत होगी, रूल ऑफ लॉ होगी, आजाद अदलिया होगी, लेकिन वाहिद एक आदमी शख्स खड़ा हुआ था इंकसारों के खिलाफ और उसका नाम है अहमद रजा कसूरी। और वो कह रहा था कि ये फॉरेन फंडेड मूवमेंट है, या ना जमहूरियत आनी है, ना रूल ऑफ लॉ आना है, ना कुछ और होना है, मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और वो मुल्क डिस्टेबलाइज हो गया। आज वही वकला कहते हैं कसूरी साहब, आपको अल्लाह ताला ने बड़ी बसीरत आमोद निगाह दी है, आप देख रहे थे, बाकी हम सब लोग एक पागलपन में काम करते और मुल्क को हमने डुबो दिया। 60 रुपए से डॉलर 160 पे चला गया, कीमतें बढ़ गई, उसी मुल्क में जॉब्स खत्म हो गए, ले ऑफ हो गए। तो ये सिस्टम में एतदाल ना रहा। तो ये सारा कुछ जो था ये एक फॉरेन एजेंडे के तहत हुआ और मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दिया उन्होंने। और आज क्या जमहूरियत है मुल्क में? आज महंगाई के खिलाफ लॉयर क्यों नहीं निकलते? क्योंकि वो कहते हैं कि लड्डू मुक गए तो जराने टूट गए। अब को पैसे देने वाला ही नहीं है। वो जो 36 घंटे का जो अपना कवरेज मिलता ना टेलीविजन के ऊपर, वो खत्म हो गया। 300 पजेरो गाड़ियां निकलती थी, वो कहाँ से आती थी? वो सारी कसूरी साहब, इसी पॉइंट पे मैं आपके पास वापस आऊंगी, मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। आपने जैसे सुना अफजल साहब, कसूरी साहब ने कहा कि जी वो एक टाइम था कि जब हम लोगों ने खुद एक रवायत कायम की। अब सवाल ये बनता है कि अगर सियासी कायदीन को देखा जाए तो इस वक्त हमारे अपोजिशन लीडरान भी वही करते हुए नजर आते हैं। कभी हम GHQ को ललकार रहे होते हैं तो कभी हम अदलिया को ललकार रहे होते हैं। वही काम आज वकला ने भी कर दिया। इस मुल्क में सिस्टम क्या है भी या नहीं भी? नहीं, देखिए सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन आप सवाल ये है कि उस पर अमल दरामद कौन करवाएगा और अमल दरामद किस तरह होगा। सिस्टम की तो आप बात ना करें, सिस्टम तो बिल्कुल शुरू से आखिर तक मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो सिस्टम हमें सूट करता है, जो हुक्मरानों को सिस्टम सूट करता है, आप उसको लागू कर लेते हैं, आप उसी सिस्टम को लेके आ जाते हैं। मुशर्रफ की अगर हम बात करेंगे तो मुशर्रफ जो है वो उसको ने जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाया और जो वो सिस्टम लेके आया उसको उन्होंने अच्छे तरीके से चला दिया। जब मुशर्रफ के बाद दूसरे हुक्मरान आए, उन्होंने कहा यार ये सिस्टम नहीं ठीक था, इसको फारग कर दो। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने कहा ये सिस्टम नहीं ठीक था। तो ये जो तजर्बागाह बनी हुई है हमारी ये सोसाइटी और हमारा जो मुल्क, और जिन्होंने फैसले करने हैं, जिन्होंने अमल दरामद करने हैं, वो कहाँ से डिक्टेशन लेते हैं? उनके हमारी तकदीर के फैसले तो यहाँ पे होते ही नहीं है। वो तो कहीं और कहना पड़ता है कि एक तरफ पाकिस्तान अपना किरदार अदा करना चाह रहा है, फिर दोबारा से अफगानिस्तान और अमेरिका के माबेन वहीं पर जो कराची में कल कार्रवाई रोकी गई है, वो दहशतगर्द कहाँ से आए? नहीं, वो ताने बाने कहाँ जुड़े हुए थे? देखिए सवाल ये है कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो ऐसा नहीं होने चाह रहे।
जो हूं जब देखिए जब उनके मफादात को आप ठोकर मारते हैं तो फिर मफादात की जंग शुरू हो जाती है और मफादात की जंग यहाँ तक नहीं रहती, यहाँ पे फैसले नहीं होते, ये तय होता है। या हम तो एक शतरंज के बेजान से मोरे हैं, हमें तो उन्होंने फिट करना होता है कहाँ पे किसको लिया, कहाँ पे किसको लेके आए। ठीक है, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी किसके हम पे किया वो आज तक एक सवालिया निशान है और उसके बाद हम आज तक अपने पांव पे खड़े नहीं हो सके। अब ये देखें ना कि एक क्रिमिनल को आप बचाने के लिए पैसे फीस ले ली आपने और फीस भी एडवांस लेते हैं, काम कोई नहीं करते और उसको बचाने के लिए 50 लोग जाके दावा बोल देते हैं अदालत पे। तो ये जो सिस्टम है ये इस तरह नहीं चलेगा। सही। फयाज बड़ाई साहब, मजहबी जमातें हों जब उनके गिर शिकंजा सख्त होता है तो वो भी सड़कों पे निकल आती हैं, सो कॉल जो है वो हड़ताल की कॉल दे दी जाती है। अपोजिशन के खिलाफ अगर कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है तो वो भी सड़कों पे आ जाती है। फिर वो स्टेजों पे खड़े होकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ललकार कर बात कर रहे होते हैं कि जैसे इस मुल्क में कानून नाम की तो चीज ही कोई नहीं है, कि आप जब आपका दिल चाहे तो अदलिया को निशाना बना लें, जब आपका दिल चाहे तो आप अपनी सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दें। कार्रवाई क्यों नहीं होती इन लोगों के खिलाफ? अगर इन लोगों का ये हाल है तो फिर एक आम आदमी से किस बात का गिला कि वो कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो प्रेशर ग्रुप है ना, जैसे वकला का प्रेशर ग्रुप है, जैसे मजहबी जमातें जो उनके भी प्रेशर ग्रुप हैं, इसी से अपोजिशन का भी एक प्रेशर ग्रुप होता है बुनियादी तौर पर। अभी आप देखें कश्मीर में जब ये गए 5 फरवरी को, तो उसमें जो मरियम नवाज ने एक बात की, मैं ये सिस्टम को जो ठीक करने की बात है, ये ठीक है कि हम भी चाहते हैं कि ओपन पैलेट हो, लेकिन हम इमरान खान को ये मौका नहीं देना चाहते कि हम उनके साथ दौर में काम करें, वो चले जाएं, वो हट जाएं तो फिर ठीक है, फिर हम आएंगे तो फिर हम सब करेंगे। इतने छोटे छोटे दिल हैं प्रेशर ग्रुप के इन लोगों के कि वो किसी को कोई अच्छी बात जो कौम और मुल्क के लिए अच्छी बात है वो उस पर सिर्फ इसलिए कि दूसरे बंदे को क्रेडिट ना मिले, वो उस अच्छी ये सारा कुछ तो जो है वो अपनी जात के लिए कर रहे हैं ना, हमारे लिए तो कोई भी नहीं कर रहा। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि अगर यही हालात रहे तो फिर कानून तो नाम या किताबों की हद तक नजर आएगा हमें। वो कसूरी साहब ने अभी जो बात कर रहे थे कि उन्होंने ये जद्दोजहद की और उस वक्त जबकि हवा सारी दूसरी तरफ जा रही थी तो कसूरी साहब दूसरी तरफ गए, तो मैं वकला के पास बैठता रहता हूँ उनकी सेटिंग नशिस्तों में, तो यकीन माने आज वो कसूरी, उस वक्त उन्होंने जो कसूरी साहब के साथ जो ज्यादती की थी, आज वो कहते हैं कि कसूरी साहब का चेहरा रोशन है और वो लोग जो उस वक्त उनकी हमायत कर रहे थे, नाजायज हमायत कर रहे थे। और बिल्कुल सही बात कही कसूरी साहब ने कि एक इफ्तिखार चौधरी के दौर में एक बदमाशी कल्चर बना है वकला में, दूसरा उनकी जो पढ़ाई है, जो उन्होंने जिस तरह LLB में है, जिस तरह काम किए हैं, वो लोग ही नहीं आए, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं आई। ये तो साहब आज आपकी अदलिया में सबसे ज्यादा वकला ऐसे हैं कि जो सही वकला ही नहीं है, जली एक केस उनके चल रहे हैं, डिग्री स्कैंडल उनके सामने आ चुके हैं। आप अभी वकला की महफिल में देखें और उनकी गुफ्तगू सुने, उनकी बातें सुने कि क्या कल्चर है, कितनी छोटी छोटी बातों पर, यानी कौम पूरे मुल्क का एक तमस्कर बना हुआ है कि वो लोग जिन्होंने कानून का एहतराम करना है, वो कायदे आज़म जो कानून के एहतराम में सारी उम्र झेल नहीं गई, जिन्होंने हर बात कानून के दायरे में रहकर की, वो अल्लामा इकबाल जो कानूनदान थे, तो उनको वो इतने बड़े नाम और इतने बड़े लोग थे। और हम तो हर बंदा एक्सपेक्ट करता है कि जो बंदा कानूनदान है, जो काला कोट पहनता है, जी, वो कानून की रिस्पेक्ट करेगा। जब वही बदमाशी करेगा, ये लफ्ज मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप कल के नक्शा देखें तो मेरे ख्याल में बदमाश को भी इतनी जरूरत नहीं है। मैं आपकी बात को इंडोर्स करूंगी। आज इस्लामाबाद में जो नहीं, और आज इस्लामाबाद की जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, हर तरफ पे कर्फ्यू का समय है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अहमद रजा कसूरी साहब, एक तरफ तो हम वकला की दहशतगर्दी के हवाले से बात कर रहे हैं कि कल का जो वाकया हुआ, ओपन बैलेट क्या चीज है, सदारती रेफरेंस के खिलाफ क्यों हो चुकी है अपोजिशन? बिलावल साहब कहते हैं मैं कोर्ट में जाके चैलेंज करूंगा, तो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी साहब ये बात करते हुए नजर आते हैं। आखिर ओपन बैलेट से या सदारती रेफरेंस से अपोजिशन की किस बात की तकलीफ है? देखिए, बात यह है कि ये जो अपना शो ऑफ हैंड के साथ जो कह रहे हैं जी, उसका रीजन ये है कि मिसाल तौर पर इस वक्त 52 सीटों टोटल सीटें हैं 104 सेनेट की, और 14 जो हैं सीटें वो डायरेक्ट हैं, फिर 4 हैं टेक्नोक्रेट की, 4 हैं अपना जो है अपने जो है ख्वातीन की हैं, उसी रिजर्व सीट्स वाली। इस तरह टोटल सीटें जो सेनेट की अंडर आर्टिकल 59 बनती हैं वो 104 बनती हैं। और सेनेट इज ए परमानेंट बॉडी, इसको कहते हैं बाई कैमरलिज्म। जिस पार्लियामेंट के 2 आवान हो उसको कहते हैं बाई कैमरलिज्म।
और जहां एक आह्वान हो उसको कहते हैं यूनिकैमरलिज्म। तो ये जो हमारे यहाँ जो बाइक कैमरलिज्म का सिलसिला शुरू हुआ ये 1973 के आइन के बाद शुरू हुआ। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। और जो पाकिस्तान का आइन बन रहा था 73 में, बीइंग ए पर्सन विद a legal background, I played a very major role in the drafting and the preparation of Pakistan Constitution. लेकिन बात ये है कि चीज ये है कि यहाँ हमारे यहाँ हम जमहूरियत की तो गले फाड़ फाड़ के बात करते हैं, लेकिन हमने जमहूरी रवैये अख्तियार नहीं किए। जमहूरियत की बका, सालमियत और उसके तसलसल के लिए जो बहुत ही अहम चीज है वो उस मुल्क का सियासी डेमोक्रेटिक कल्चर है। हमें अपना एग्रीकल्चर तो मिला लेकिन उसको तो हमने तबाह कर दिया और पॉलिटिकल कल्चर हम डेवलप नहीं कर पाए। और उस पॉलिटिकल कल्चर के दो सतून हैं, एक है अपना बर्दाश्त और दूसरा है अपना पेशेंस एंड टॉलरेंस। उसी बर्दाश्त और टॉलरेंस जो है ये उसके दो सतून हैं। एंड आई कांट सी ए कंट्री रनिंग ए डेमोक्रेसी where there is no concept of tolerance and patience. Tolerance and patience is a sine qua non of democracy. यानी ये जो है सब्र और बर्दाश्त जो है ये जमहूरियत का रूह है। तो यहाँ तो वो है ही नहीं। यहाँ इलेक्शन होते हैं तो दूसरे तीसरे हफ्ते शुरू होता है कि ये रेड हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यहाँ मुझे ये सिस्टम जो है अगर इसी तरह मामला रहा तो सिस्टम फेलियर मुझे नजर आ रहा है। बल्कि कसूरी साहब अफसोस से कहना पड़ता है कि हाउस के लोग बिकते हैं। इस मुल्क में पार्लियामेंट क्रैश कर चुकी हुई है। इस मुल्क में जुडिशरी पर भी उसी उंगलियां उठाई जा रही हैं। ले दे के एक सतून खड़ा हुआ है और वो है अफवाज पाकिस्तान। और ये अफवाज पाकिस्तान इतना बड़ा बोझ उसी एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल मामलात को सेटल करने में वो इतना बड़ा बोझ कहाँ से उठाएगी जब तक के बाकी अदारे जो है कौमी अदारे वो शाहिद हकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अगर अफवाज पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्व ना होती तो फिर इलेक्शन जो है वो कैसे जीत लिया गया। यहाँ पे हालात तो ये हैं कि हम तो अपने इदारों को खुद उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जी कसूरी साहब आपको मैं चलिए आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। इसमें जो है मुझे डर ये है कि कहीं इस धींगा मुश्ती जो इस वक्त मुल्क में है और जो सबका पारा चढ़ा हुआ है और एतदाल खत्म हो चुका हुआ है, सब्र और बर्दाश्त का फुकदान है, तो ऐसी सूरत हाल में कहीं जो निज़ाम की बसात ना लपेट दी जाए। उसी आफ्टर ऑल रियासतें तो रहना है। अगर में इतनी अहलियत नहीं है कि हम निज़ाम को कामयाबी से नहीं चला पाते तो इसका ये तो नहीं मतलब कि रियासत की डैमेज हो जाए, रियासत तबाह बर्बाद हो जाए। मैं जो चीजें बातें कर रहा हूँ मैं किताबों से नहीं पढ़ी हुई। मैंने पाकिस्तान को अपनी आंखों के सामने टूटते देखा है। आई वाज मेंबर पार्लियामेंट उसी जब 1970 का इलेक्शन हुआ। आई वाज मेंबर पार्लियामेंट। मेरी आंखों के सामने आधा पाकिस्तान टूटा है। मैं वाहिद आदमी था जो उस वक्त भी उसी देख रहा था हालात के ये मुल्क टूटे कर जा रहा है। मैं वाहिद आदमी था जो पूरे मगरबी पाकिस्तान से अपने ज़मीर की आवाज पर 3 मार्च 1971 को डाके गया। अगर वो सेशन हो जाता तो आज हंसता बसता पाकिस्तान एक होता। वो कभी भी नहीं टूटता हुआ ना। तो फिर तारीख है आधा पाकिस्तान टूट गया, फौजें हार गईं और हजार लोग इनोसेंट लोग मारे गए। तो चीज ये है कि इसी किस्म के सिम्टम्स फिर रूनुमा हो रहे हैं। आई कैन मुझे नजर आ रहा है क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बसीरत दी हुई है। तो मैं इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आती हूँ कि करंट जो हमारी सिचुएशन है मैय्यत ना लिए गए और यही डर खौफ के आलम में कि जी वो निकल आएंगे। देखें चाइना ने जब फैसला कर लिया कि कामयाबी करनी है तो फिर कामयाबी के रास्ते में कोई भी नहीं आता। लाख लोगों को गन डाउन कर दिया और फिर उन्होंने अपना मुल्क चलाया और आज दुनिया की बड़ी ताकत बने बैठे हैं। आपको ऐसा जो बेहुदा एलिमेंट होता है जो
जो कि बदबूदार एलिमेंट होता है माशरे में, उसको वीड आउट करना पड़ता है। ठीक हो गया। और कसूरी साहब, मैं weed out इसी करने के पॉइंट लिए पे आपके पास रियासत की आऊंगी, ताकत इस्तेमाल करनी इसी पड़ती पॉइंट पे है। मैं आपके पास वापस आऊंगी। जी। मियां अफजल साहब, हम अगर हम बात करते हैं सदारती रेफरेंस की, तो सदारती रेफरेंस क्या है, अपोजिशन क्यों इससे भाग रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई उस मैच फिक्सिंग में लगी हुई है। पहला सवाल तो ये बनता है कि जरूरत ही क्यों पेश आती है कि हमारे अरकान पार्लियामेंट जो हैं हर दफा पर उनकी कीमत लगाई जाती है और वोट जो है वो खरीद लिए जाते हैं। देखिए, ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक जो थर्ड अंपायर है वो बीच में कूदा है। इससे माजी में अगर हम चले जाएंगे तो वो गेंद समीउल्लाह से कलीमुल्लाह के पास चली जाती थी, कलीमुल्लाह के पास समीउल्लाह से आ जाती थी प्रोग्राम। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि यार ये जो गेम है इसको बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसमें क्या किसी को एतराज़ है कि अगर आप -1 फार्मूला कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में नहीं करेंगे, यार ये हमारे लिए क्यों नहीं सोचते, ये अपने लिए क्यों सोचते हैं? मतलब देखिए ना, इस पार्लियामेंट को ये पहले क्यों नहीं ख्याल आया, किसी और को क्यों नहीं ख्याल आ गया कि ये करना चाहिए? अब क्यों अगर वो करना चाह रहे हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? मुझे सिर्फ इतना बता दें। हालांकि पार्लियामेंट इलेक्शन पे तहफ्फुज़ात तो सबको रहे हैं। नहीं, वो ठीक है। देखिए, वो कह रहे हैं जी आइन पे हमला किया जा रहा है, आइन में ये हो गया। देखिए, अब हम जो है वो अंग्रेज के आइन की अगर हम बात करेंगे, लाहौर क्या पूरे पंजाब में, अगर पंजाब की मैं बात करूं तो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आज भी अंग्रेज के आइन के मुताबिक चल रहे हैं, अंग्रेज के एक्ट के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन उसमें तो किसी ने आज तक सोचा नहीं है यार, इतना अरसा हो गया, हमें कानून के अंदर 74 तरमीम हो करनी गए, चाहिए, उसमें हमें तरमीम करनी चाहिए क्योंकि ये उसने बनाया था, उस आबादी के लिहाज से था। आज 73 साल के बाद जो है आबादी और आज का सिनेरियो कुछ और है। इसमें जो है हमें बहुत सारी तरमीम करनी चाहिए, लेकिन उसमें नहीं करते। जब आप लेजिस्लेशन की हम बात करते हैं तो ये क्यों भागते हैं? वहाँ पे इनके अपने मफादात हैं, अपनी इनकी लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती। और ये मैं तो समझता हूँ उसके स्कोरिंग पॉइंट होता है अपोजिशन के पास हमेशा से। फयाज बढ़ाई साहब, हॉर्स ट्रेडिंग एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जब भी सेनेट के इलेक्शन करीब आ जाते हैं। फिर रोना ये रहता है कि अपोजिशन अपनी तरफ से शोर डाल रही होती, जब नतायज जो हुकूमत की फेवर के आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी हमारे बंदे खरीद लिए गए। जब ओपन बैलेट की बात की जा रही है तो ओपन बैलेट मेरे ख्याल से अपोजिशन की फेवर की बात नहीं हो रही, और उसको मानने से इनकार करना या उसको ये कह देना कि ये पाकिस्तान के आइन पर हमला किया जा रहा है, और फिर मौलाना फजल रहमान जैसे लोग जब उस पर तनकीद का निशाना कर रहे हों तो फिर क्या कहेंगे आप इस हवाले से? फ़ायदा बुनियादी तौर पर देखें तो सेनेट के इलेक्शन में जो वोट डालने वाले लोग होते हैं वो कोई आम बंदा नहीं होता, इलेक्टेड लोग होते हैं, MPs होते हैं, कौमी असम्बली के लोग होते हैं, और वो लोग जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया और उनकी एक वर्थ है और एक उन्होंने सियासत में चीज़ें वोट लेकर आए। तो वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये भी एक नाकामी हमारे सिस्टम की, बुनियादी तौर पर इलेक्शन का ये मकसद होता है, चाहे वो आम इलेक्शन हो या सेनेट का इलेक्शन हो, कि वो बंदा जो वोट डालने जा रहा है वो एक जगह पे खड़े होकर बिल्कुल आज़ाद हो गए अपनी मर्जी से, अपनी सोच के मुताबिक। और इलेक्शन का और डेमोक्रेसी का और जमहूरियत का यही हुस्न है कि वो आज़ादी से अपनी सोच के मुताबिक, अपने कैलिबर के मुताबिक, अपने ज़मीर को मद्देनजर रखकर वोट डाले जो इस कौम और मुल्क के लिए बेहतर हो। लेकिन चूँकि ऐसी चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होगा, चलो फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी ओपन से मुराद यह है कि आप ऐलान कर दें कि जितनी सीटें हैं उनको फिर तकसीम कर दें, वो इलेक्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी, इलेक्शन ही खत्म हो जाएगा। जिसकी सीटें बनती हैं मैथमेटिकली एक बंदा आए और वो उन सीटें उन लोगों को दे दे। असल हुस्न तो यही था कि वो बंदा जो मुमकिन है कि उसकी पार्टी ने किसी ऐसे बंदे को टिकट दिया हो जो अहल ना हो, कम से कम उससे ये हक तो हो ना कि वो उससे डिसएग्री कर सके। वो एक अलग बात है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, पैसे दिए जाते हैं, लेकिन एक हक भी तो था ना उनके पास कि भाई हम किसी बंदे को चुनते हैं, किसी बंदे को इलेक्ट करते हैं तो हम अपने भी ज़हन को थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकें। ये सही बात है कि इतना हम लोगों ने डेवलप नहीं किया। और जो अभी कसूरी साहब कह रहे थे, वो कल्चर, वो बर्दाश्त, वो बुर्दबारी, जो रवादारी जो इस सियासत का डेमोक्रेसी का हिस्सा है, वो हमने अपने अंदर नहीं आने दी, अपने वजूद में नहीं वो चीज़ें आने दी। यही वजह है कि हम ये इतने बड़े फोरम पे MPs को हम ये कह रहे हैं, इलेक्टेड लोगों को कह रहे हैं कि आप हमारे सामने खड़े होकर वोट डालें, हमें आप पर एतमाद नहीं है। हालांकि उन्हें बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। अगर एक आम बंदे को ये मौका है कि वो खड़ा होकर इलेक्शन में वोट डाले अपनी मर्जी से, ज़मीर के मुताबिक, देख कितना एक इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, कितना मखराजात करता है दुनिया भर में इलेक्शन कमीशन पे, सिर्फ इसलिए कि एक बंदे को, वोटर को एक ऐसी जगह पर लेके जाना कि जहां जाकर वो वोट डाले तो उसका ज़मीर आज़ाद हो। और यही डेमोक्रेटिक सिस्टम जी, और यही डेमोक्रेसी का हुस्न और यही डेमोक्रेसी है। लेकिन हमने माजी में जिस तरह इसको हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पे और जिन्होंने बहुत ज़्यादा बंदरबांट की, मतलब मैं 2-4 नाम भी आपके सामने ले देता हूँ। वो सेंटर साबिक सेंटर थे गुलजार खान साहब,
वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो चले गए। उनके 2 बेटे थे, तो वो हमेशा ही थे, मेरा जब उनसे ये बात होती तो वो ये कहते थे यार हमें क्या अवाम में जाना, हमने क्या लेने जाना है अवाम में, हमें तो ये पता है कि हम आएंगे, पैसे देंगे, वोट लेंगे और आराम से मौजें करेंगे। तो मौजें तो उन्होंने की हैं, तो अगर ये मौजूदा हुकूमत ये मौजें खत्म करनी जा रही है तो फिर मेरा बात ख्याल ख्याल इंसान राय को साहब साथ वाली देना उसको इंडोर्स करूंगी कि अगर एक बंदा अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर किसी को वोट कास्ट करना चाहता है तो उसको आज़ादी हासिल होनी चाहिए। अच्छा, वक्ती मुख्तसर इश्यूज आगे बहुत सारे हैं, कुछ ज़िमनी इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। फयाज बड़ाई साहब, अगर ज़िमनी इलेक्शन पे बात की जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद होते हुए नजर नहीं आता है, क्यों? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ज़िमनी इलेक्शन में तो इत्तेहाद होना चाहिए था। एक तरफ पे साद रफीक साहब ये कहते हैं कि जी हमें तो डस्का और सियालकोट में टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है और हमारे खिलाफ जो यहाँ पर साजिशें की जा रही हैं। देखिए, अभी जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है वो तो ये कह रहे हैं कि हम जिस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं जो पीडीएम की सतह पर, वो लोग जिनकी पार्टी की सीट पहले नंबर पे थी, जिन्होंने सीट छोड़ी है पहले नंबर पे, तो उसको दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर ये सीट पीटीआई की थी तो वो जो जिस पार्टी का बंदा रनर अप रहा है उसको मौका दिया जाएगा। तो ये बाकी ये जो ज़िमनी इलेक्शन ये होता है, ये छोटे ज़िलों की सियासत भी आ जाती है, बाज़ अब ऐसे भी होता है कि क्योंकि वजीराबाद में तो जमात इस्लामी ने पीडीएम के साथ जो है इल्हाक करने से ना इनकार किया हुआ है। हाँ, वो होता ही है कि पीपल्स पार्टी का बंदा वो एक अरसे से पीपल्स पार्टी के साथ रह रहा है, तो उसके एक हल्के में अपनी भी स्याह होती है। वो लोग जो हैं वो उसको पीपल्स पार्टी का बंदा ज़्यादा वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उसकी पार्टी की भी मजबूरियाँ बन जाती है। इसलिए नून लीग के बंदे को बैठाना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसने भी पार्टी के लिए काम किया होता है। तो जो ज़िमनी इलेक्शन जो है इसमें सियासत आम इंतखाबात की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट होती है और वहाँ की जो मकामी सियासत है ना वो भी उस पर बड़ी असरअंदाज होती है। लेकिन इस वक्त जो आप देखें कि एक पीडीएम मिलकर इलेक्शन लड़ना चाह रही है, तो ज़ाहिर है वो हुकूमत को चाह रहे हैं कि हम जिस तरह भी हो हम सीट जीतें, हम इत्तेफाक करें, हम इलेक्शन देकर हुकूमत को डैमेज करें कि हमने ये सीट जीत ली। लेकिन ऐसा भी आपको नजर नहीं आ रहा? ऐसा नजर भी आ रहा है और इस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कुछ हुकूमत के ज्यादा पल्ला भारी भी नजर नहीं आ रहा। ये हमें फायदा ये हमेशा से होता है कि जब भी किसी भी हुकूमत के दौर में जब ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो वो 30 और 70 का रेशो होता है। जो जिनकी हुकूमत होती है तकरीबन 70 के करीब जो होता है वही होता है। ये माजी में देख लें आप, काफ लीग का दौर देख लें, नून लीग का दौर देखें, पीपल पार्टी का दौर देखें, ऐसे ही हुआ है। तो अगर ये 3 जमातें अगर मिलके आ जाती है, लेकिन ये भी एक दूसरे को दाल लगाने के चक्रों में ये नहीं है एक दूसरे के साथ, चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं अब कशमाला तारिक साहिबा के हवाले से। बहुत बड़ा सवालिया निशान है अफजल साहब, अभी तक कार्रवाई नहीं की जा सकी। 4 लोगों को पूरी आवाम के सामने मार दिया जाता है, बल्कि यूं कह दिया जाए कि दिन दिहाड़े मार दिया जाता है और कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की जाती है और सिर्फ 50,000 रुपए के मचलकों के एवज उनके बेटे को जमानत मिल जाती है। कशमाला तारिक साहिबा जो है वो इतना असर रसूख रखती हैं सिस्टम में, कभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी। नहीं, पहले तो ये है कि ये जो अबूरी बेल है ये कंफर्म बेल नहीं है। ये इसको जो है ना ये 302 में भी हो जाता, बहुत सारे केसेस में ये होती है। अब आगे जो है ये होना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत को जिस तरह इन्होंने कहा कि हमें प्रेशर जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अब ये जो उन्होंने टर्म अबेल करवा ली है तो इसको कंफर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि तमाम की तमाम फुटेज उनके खिलाफ जा रही है, सारा कुछ जा रहा है और वो ड्राइवर को पेश कर दिया गया, ड्राइवर को पेश कर दिया गया और इनकी जो है ना वो टर्म बेल कर ली गई। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है सैयद शब्बीर शाह जो मेंबर हैं केपी के असेंबली से, यूथ असेंबली के। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शबीर शाह साहब, आप उस इलाके से बिलोंग करते हैं जहां पर वो मैयतें गई हैं और उन माओं के लखते जिगरों को जो है ना सड़क पर कुचला गया है, क्यों नहीं कार्रवाई की गई? आजम स्वाति साहब का वो हल्का है और कैप्टन सफ्तर साहब का भी वो हल्का है, क्या पेशरफ्त रही है? वहां की जो इंतजामिया है उसने किस तरह से अप्रोच किया और वहां की जो सियासी कायदीन है वो उन खानदान के साथ या उन अहले खाना के साथ उनके गम में किस तरह से शरीक हैं या कानूनी तौर पे क्या कार्रवाई उनके साथ उनके मिलकर हेल्प कर रहे हैं उस काम में? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह कहा मकामी कायदीन जो है हमारे आजम खान स्वाति साहब या सालिम अहमद खान साहब, उन्होंने इस पे एक्शन लिया है और कल उन्होंने डीआईजी साहब के साथ भी मुलाकात की और आईजी इस्लामाबाद के साथ लॉयकीन के वर्षा की भी उनकी मुलाकात करवाई है। उन्होंने वहाँ पे उनके साथ बात की है। उसमें मसला ये है कि उनकी अदालत ने बीबीए 16 दिन की बीबीए दी हुई है जी, और अब उम्मीद है कि ये अब अदालत तक है ये सारा मामला। हमारे जितने भी हमारे इसमें सियासी कैदीन है, खासकर जो अच्छा उन लोगों में एक जख्मी जो है जो बच गया था, उसके बकौल वो हमला या वो जो एक्सीडेंट हुआ गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था
ये मेरे नाज़रीन को बता दीजिए, और रियल पिक्चर क्या थी, वो लोग इस्लामाबाद क्या करने गए हुए थे, और उनके जो अहले खाना हैं क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही कि केस वापस ले लिया जाए, या कोई बैकडोर राब्ते किए गए हैं? ये जो सारे बच्चे हैं ये वहाँ पे एनएच में एक इंटरव्यू था, वहाँ पे नौकरी के लिए वहाँ पे इंटरव्यू देने गए थे जी। वहाँ पे ये उनके साथ जो हादसा पेश आया तो उस बच्चे के मुताबिक जो लड़का वहाँ पे जख्मी है उसके मुताबिक भी वो जो कशमाला तारक का बेटा है अजलान, वही गाड़ी चला रहा था। वो कहता है मैंने उसको खुद गाड़ी से उतरते हुए देखा है, ये उस वक्त होश में था ये लड़का। सही। और ये बातें किस हद तक दुरुस्त हैं कि वहां पर जो जख्मी हुए लोग थे वो मौके पर मरे नहीं थे? ये बातें जी बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है कि ये लड़के हॉस्पिटल जाने के बाद या रास्ते में ही इन्होंने दम तोड़ा है। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनके मुताबिक वो लड़के मौके पे जिंदा थे, मगर इनकी बेहसी की ये इम्तियाज थी कि इनमें से किसी ने वहाँ पे रुककर उनको उठाना भी गवारा नहीं किया। सही। मैं इसी पॉइंट आपके पास वापस आती हूँ शबीर शाह साहब। फयाज बड़ाई साहब, दिन दिहाड़े स्टेट में लोगों को मार दिया जाता है, सियासी असर रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जैसे उन्होंने बताया कि जी लड़के मौके पर मरे नहीं थे, जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हुए थे। तो फयाज बड़ाई साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि कानून जो है वो किस तरह से अमल दरामद करेगा? सदारती रेफरेंस जमा करवाएंगे या भेजेंगे, वो अभी तक गया क्यों नहीं है, और उनको उनके ओहदे से बरतरफ क्यों नहीं किया गया कशमाला तारक साहिबा को? फायदा मैं इसी हादसे के पस मंजर में देख रहा था, उसकी कशमाला तारक की एक स्टेटमेंट, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा उसमें, और वो अपने आप को मजलूम जाहिर कर रही थी, रो रही थी कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि वो एक बड़े ओहदे पर बैठी है, इंसाफ करने जा रही हैं, तो लोग जो हैं उनको थ्रेट मिल रही थी और वो उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है और उनको तंग किया जा रहा है। यानी वो बिल्कुल मजलूम नजर आ रही थी कि उनके बेटे के साथ ज्यादती हो रही है, उनके बेटे के साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि वो उनकी एक शोहरत है, ख़ास मकाम है सियासत में और इस मुल्क में, पैसे वाले लोग हैं, तो उनके साथ ये ज्यादती हो रही है। बहुत गलत बात है ये। देखें आप, देखें जी ठीक है हादसा होता है, ये भी एक हादसा था, और हादसे में प्लानिंग होती है, लेकिन हादसे में छोटी सी भी गलती होती है किसी भी लम्हे वो एक बड़ा नुकसान होता है अपना या किसी दूसरे का। और जिस तरह एनी शायद हैं और जिस तरह उन बच्चों पे गुजरी है, मेरा ख्याल है इनको बड़े दिल का वही बात आज मुजाहरा करना चाहिए। ये मजलूम बनने की कोशिश ना करें कि अपनी गलती को माने। वो तो मीडिया पे ब्लेम कर रही हैं कि मीडिया मुझे फंसा रहा है, गलती को माने। और दूसरी तरफ अगर वो मीडिया पे ब्लेम कर रही है तो फिर दूसरी तरफ स्टेट है, गवर्नमेंट के इदारे हैं, और वो लोग जो एक जिंदा बच भी गए खुशकिस्मती से, उसका भी बयान है। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका है प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो उन्होंने नोटिस भी लिया है, और इस्लामाबाद के उन कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी, कि वो खातून जो असर रसूख वाली है, एक बड़े ओहदे पर बैठी हुआ है, पैसे वाले लोग हैं, इसको टेस्ट केस बनाएं, और वो मजलूम लोग, वो बच्चे जो ज़िंदगी की जंग हार गए हैं, जो रोज़गार के लिए आए थे, इंटरव्यूज देने आए हुए थे, और वो लोग जिनकी फैमिली को इतनी उनके लिए दुख और कर्ब के बन गया है, उनको इंसाफ मिले। और ये लोग जो सो कॉल्ड मसनूई तरीके से मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भी कानून के कटारे में लाया जाए, और ताकि आइंदा कोई बंदा इस तरह की गलती करे तो ये समझे कि रोड पे जब जा रहा है तो सबका हक बराबर है, चाहे अमीर है गरीब है। और ये कोई बात नहीं कि गलती उसकी हो, और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ड्राइवर बदलना तो एक रूटीन की बात है। ये तो आम हादसा भी होते हैं, बड़े लोग चाहते हैं, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ड्राइवर साथ भी नहीं होता, तो बड़े बड़े लोग अपने ड्राइवर को कहते हैं कि तू पेश हो जा, और तुम्हें हम बचा लें। जी वो बचा भी लेते हैं। सही बात है। वो जो कोयटा का जो वाकया हुआ था फयाज बड़ाई साहब, ट्रैफिक सार्जेंट को सरेआम मार दिया गया, गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया, और बंदा जो है वो जमानत पर रहा। और ये आपने सही बात की है, इन्होंने भी ऐसे किया है कि इशारे की जो वायलेशन की है, अगर इशारे की वायलेशन ना करते, और जो तेज रफ्तार गाड़ी, इनकी बड़ी गाड़ी थी आ रही थी, और ना उसको हिट करती छोटी गाड़ी को, आप वो देखें ना, तमाम की तमाम फुटेज मौजूद है, गवाहान मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये टेस्ट केस जो सही कह रही हैं आप, कुछ दिन गुजरने दे, अभी जो बात की है ये उनके अहले खाना से भी रब्ता करेंगे, और वो जो डोर है वो जरूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कल्चर है हमारे बड़े लोगों का। अभी तक उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस नहीं हो सका दायर, उनको उनके ओहदे से बरतरफ नहीं किया गया, अभी भी अपने सियासी असर रसूख का इस्तेमाल कर रही हैं वो, बल्कि वो उस वायदे से फायदा उठा रही है कि चौंक में इतने इंपॉर्टेंट होते पे थी, और मैं इस हवाले से बहुत अहम फैसले और अहम केस छोड़ रही थी, और किसी को रायत नहीं कर रही, तो मेरे साथ ये ज्यादती सही। अच्छा, इससे पहले कि अफजाल साहब मैं आपकी तरफ चलूं, मैं शबीर साहब से पूछना चाहूंगी कि शबीर साहब, अगर हम बात करते हैं कि जब वाकया होता है उस वक्त तो तमाम लोग साथ खड़े हुए हुए जरूर नजर आते हैं, क्या आप समझते हैं कि उन अहले खाना के इस केस को आगे ले जाने में तमाम लोग यकजा रहेंगे? वो सियासी कायदीन जो सिर्फ फोटोशूट की खातिर उन अहले खाना के साथ तो जरूर खड़े हैं, और इंतजामिया भी साथ खड़े होने की बातें कर रही है, क्या ये उन लोगों का साथ दे पाएंगे, या उन लोगों को बैक डोर जाकर कोई राब्ता करने की कोशिश तो नहीं की गई कशमाला तारक साहिबा की तरफ से, कि कुछ कहते हैं ना कि दियत देकर खून माफ भी करवा दिया जाता है, खून बहा दिया जाता है?
जी, अभी इस किस्म की कोई बात नहीं है। कभी सरकारी तो किसी ने भी राब्ता नहीं किया, किसी भी सरकारी एहलकार ने जी और कशमाला तारक की तरफ से भी अभी तक फैमिली के साथ किसी ने भी राब्ता डायरेक्ट नहीं किया। जी हमारे जो MNAs या MPAs या हमारे जो सेनेटर साहब है, वफाकी वजीर हैं आजम खान स्वाति साहब, जी जी उन्होंने भी अभी तक यही यकीन दहानी करवाई है कि हम आखिर तक इंशाल्लाह फैमिली के साथ सियासी वादे बहुत किए जाते हैं, माजरत के साथ सियासी वादे बहुत किए जाते हैं। क्या ये लगता है कि ये वादा पूरा होता हुआ नजर आएगा या वहाँ की जो आपकी जो सियासी कायदीन है वो आपका साथ देंगे? देखिए जी, अगर ये नहीं साथ देते तो यहाँ पे हमारे मानसरा के 4 जवान शहीद हुए हैं और एक जख्मी हुआ है। उसके अलावा भी 2 वहाँ के मकामी जो नौजवान थे वो जख्मी हुए हैं, वो भी शदीद जख्मी है। अगर ये लोग उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो इंशाल्लाह ये अवाम इनके खिलाफ खड़ी होगी फिर। सही। अच्छा मियां अफजल साहब, जैसे फयाज राय साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये मौका है कि इस वक्त अगर वो स्टेट को सही मानों में जिसे कहते हैं ना कि न्यूट्रल शो किया जाए और सदारती रेफरेंस पे भी दायर होना चाहिए, उन खातून को सबसे पहले उनके ओहदे से बरतरफ करना चाहिए कि वो अपना सरकारी असर रसूख जो इस्तेमाल कर रही हैं। उसके साथ साथ अगर स्टेट इस वक्त इसमें सही मानों से अगर मुनसिफाना अगर कार्रवाई करवा देती है तो फिर मेरे ख्याल से एक आम आदमी का जो एतमाद है वो बहाल हो जाएगा कि कानून सबके लिए बराबर है। फायजा, हमें ना थोड़ा सा बोलने की आदत भी है, हम माजी में जाना नहीं चाहते। आपको याद भी होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में लाहौर में एक वक़्वा हुआ था रेमंड डेविस का। जी रेमंड डेविस का जो वक़्वा हुआ था, मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे ये वाला केस जो है मिलता जुलता ही होगा। वो ज़रा थोड़ा सा और तरह का था, ये और तरह का हो जाएगा। और ये इसी तरह होना है, ये नहीं होना कि जिन्होंने जुर्म किया वो कटहरे में आए और उनको सज़ा हो। अगर सज़ा जजा का ये सिस्टम यहाँ पे पाकिस्तान में ये राइज हो जाए तो इस तरह का ना हो। पहले तो ये बात है कि आप एक शादी की वायलेशन करते हुए 4 जाने कीमती जाने जो है, और उन माँ को देखें ना, उनके बाप वेले आपने सुने नहीं होंगे, एक माँ को उसने बेटा कितना पाला पढ़ाया लिखाया और वो इधर आए हैं, इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो आपकी जो अयाशियाँ हैं, आपकी बदमाशियाँ हैं, वो बदमाशी का ये आलम है कि जो कशमाला तारा का बेटा है इसको एचएसएन कॉलेज से क्यों निकाला गया? एचएसएन कॉलेज से निकाला गया, बल्कि मतलब ये सारी चीजें वो हमेशा से ही अग्रेसिव रहा है। आप ये देखें, किसी ने तो उसको नहीं पूछा कि यार उसने इशारा क्यों। सबसे पहले तो आए ना, आपने एक लाइन जो है ना, लाइन आपने स्टैंड लाइन लगाई हुई है, आप इसको जो है ना खत्म करने जा रहे हैं। पहले तो उससे पूछे ना यार, वो एक्सीडेंट तो बाद की बात है ना, पहले भाई इशारा की वायलेशन क्यों आपने की? मुझे ये बताएं, मालक गाड़ी में मौजूद हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, किसी की जरूरत है वो इशारा जो? दूसरी बात ये कि जैसे उन्होंने मीडिया पे आके जो एक छोटा सा बयान दिया ना, जिसको फयाज राय साहब कोट कर रहे थे, जिसमें वो सारा इल्जाम मीडिया पे डाल रही थी बड़ी आराम सुकून से कि जी मीडिया इस तरह की पिक्चर क्रिएट कर रहा है। ना तो वो वाकया मीडिया ने करवाया, ना उन लोगों पे गाड़ी जो है वो मीडिया ने हिट करवाई। मीडिया तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, दूर दूर तक। लेकिन आप ये अंदाजा लगा लीजिए अगर इनका ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा था तो क्या इन बड़े लोगों के लिए इशारा फॉलो करना नहीं? पहले तो ये है कि ये ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा, उनका बेटा चला रहा था। एनी शायद में तो हाँ जी, ड्राइवर, अब ड्राइवर को उन्होंने हमेशा से गरीब आदमी को तो 2 और 4 की रोटी की। मेरे ख्याल में जो इस्लामाबाद में हादसा हुआ है तो वहाँ तो सारी कम्युनिकेशन चीजें ऐसी हैं कि वहाँ तो ये बात ट्रेस करना कोई मुश्किल है भी नहीं कि ये गाड़ी कौन चला रहा है, मसला नहीं है। सारी चीजें निकल आई हैं, सारी चीजें निकली हैं, NHA और जैसे कहते हैं ना वो सिटी अथॉरिटी जो है, इन लोगों के कैमरेस लगे हुए होते हैं। जैसे इन्होंने टूल प्लाजा क्रॉस किया, बिल्कुल जितनी फुटेज चली है, जितनी फुटेज मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, नेशनल चैनल पे चली है, वो वही वाली तो वो देखे ना कितनी स्पीड से आई गाड़ी, उसने उड़ा दी है यार आगे से। सवाल ये पैदा होता है कि यार ये अब इनको सजा जजा का फैसला करना होगा, फौरी तौर पे करना होगा। और मैं फयाज राय साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। अगर इस वक्त स्टेट जो है वो सही मानों में अगर मुनसिफाना कार्रवाई करवा देगी तो एक आम आदमी का एतमाद भी बहाल हो जाएगा। और यकीन जानिए इससे बड़े लोगों के दिल में भी खौफ और टेरर जरूर रहेगा कि एक आम आदमी को कभी नहीं मानना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। मेरे मौजूद पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।